चलिए इधर देखेंगे सब लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो मीन्स नकली, डुप्लीकेट, है ना। अब ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं? एक ऐसी रिएक्शन, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा। एक ऐसी रिएक्शन जिसको देख करके ऐसा लगेगा कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हायर रहने वाला है। हायर मतलब एक से ज़्यादा, 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, लेकिन असल में वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी। असल में क्या करेगी? फर्स्ट ऑर्डर, यानी अपने को येड़ा बना देगी। अपने को रिएक्शन को देख के ऐसा लगेगा कि सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स होगी, लेकिन रियलिटी में वो रिएक्शन कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगी? फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगी। ऐसे रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते बोल? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ। जिस रिएक्शन का एक्सपेक्टेड ऑर्डर हायर देन 1 रहेगा, मतलब एक्सपेक्टेड ऐसा रहेगा कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 से ज़्यादा है, बट वो रियलिटी में कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आता है, डिफाइन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड गिव इट्स एग्जाम्पल। डिफाइन करो और एग्जाम्पल दो, खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन आता है। और डेफिनेशन मैंने बता दिया, अभी अंडरलाइन भी कर लेंगे हम लोग। एक एग्जाम्पल देखते हैं उसकी, पहले डेफिनेशन अंडरलाइन करो। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हेडिंग मिली, देखो क्या लिखा है, सडन रिएक्शन विच आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ हायर ऑर्डर। कुछ रिएक्शन जिनसे ये एक्सपेक्टेड होता है, उनसे ये उम्मीद होती है कि इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, हायर रहेगा, हायर ऑर्डर फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और वो फॉलो कौन सी काइनेटिक्स कर रही होती है? फर्स्ट ऑर्डर की। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो उधर लिखा नहीं, उतना तो तुम लोग लिख लेंगे खुद से, है ना। डेफिनेशन अंडरलाइन कर लिए। अब एग्जाम्पल आपको दिया है बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट फॉर्मूला देख रहे हो उसका? CH3COO दिस इज मिथाइल एसीटेट। ईस्टर है एक, ईस्टर, मिथाइल एसीटेट। ईस्टर का फॉर्मूला याद है ना? R, तो यहाँ पर CH3R है और ये C+O। तो इसको बोलते हैं मिथाइल एसीटेट। क्या बोलते हैं बोल? मिथाइल एसीटेट। इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, मतलब इसका ब्रेकडाउन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। व्हाट? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो देख, मिथाइल एसीटेट के बाद नेक्स्ट कंपाउंड क्या दिया हुआ है आपको? वाटर। ये एक्वियस फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में है। मतलब क्या है सर इसका? ऐसा पानी लिया, उसमें मिथाइल एसीटेट मिला दिए। ये एक्वियस का यही मतलब होता है ना, सोल्यूशन इन दी वाटर। जब किसी भी चीज़ का वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक्वियस बोलते हैं। मतलब मेरे पास एक बीकर में पानी था, मैंने क्या किया, उसमें थोड़ा सा मिथाइल एसीटेट डाल दिया, अब उसको ऐसा मिक्स कर दिया। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। क्या रिएक्शन होती है? देखो, 2 कंपाउंड बन के तैयार होते हैं। इफ़ यू कैन सी, CH3COOH एसिडिक एसिड, CH3COOH, और ये वाटर के अंदर मिक्स बनेगा सोल्यूशन के फॉर्म में। और दूसरा कंपाउंड कौन सा बना? देख, CH3OH, मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। ये 2 कंपाउंड बनके तैयार होते हैं। सिंपल सी एक स्टेप की रिएक्शन है, कोई इसमें हाई फाई 2, 3, 4 स्टेप नहीं है। तो अब अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पर रिएक्शन के रिएक्टेंट में कितने रिएक्टेंट है टोटल? 2। एक कौन सा है? CH3COCH3 और एक है H2O। तो एक्सपेक्टेड जो है, एक्सपेक्टेड क्या रहेगा बेटा? कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन में बराबर रहेगी K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOCH3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। एक्सपेक्टेड ये है कि इन दोनों के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? डिपेंड होना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या मिल रहा है मेरे को? 2 मिल रहा है, लेकिन असल में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन रहेगी। अब ऐसा क्यों? तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ध्यान से, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, ज़रा ध्यान से सुनना। एक बीकर था मेरे पास, उसमें पानी है, समझ, पूरा बीकर ऊपर तक पानी से, एकदम फुल नहीं, थोड़ा नीचे खाली, तो पूरा बीकर पानी से फिल है। ये मेरे हाथ में समझ है मिथाइल एसीटेट। ये क्या है बेटा? मिथाइल एसीटेट। अब मैंने क्या किया? मिथाइल एसीटेट को इसमें डाला, रिएक्शन हुई वाली, ठीक है ना। अब थोड़ा और मिथाइल एसीटेट डाल देता तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती? फास्ट होती, क्योंकि रिएक्टेंट क्या कर रहा हूँ मैं? ज़्यादा कर रहा हूँ। और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करती है? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रहेगी तो रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती, वरना डिपेंड करती। तो बीकर था, बीकर में मैंने थोड़ा सा मिथाइल एसीटेट डाला, रेट ऑफ रिएक्शन कुछ तो भी आई। अगर और ज़्यादा डाला रहता तो रेट ऑफ रिएक्शन और आती। अब बीकर के अंदर पहले से क्या मौजूद है? वाटर। पहले से क्या मौजूद है? वाटर।
तो एक दूसरा बच्चा आया, उसने मिथाइल एसीटेट रख दिया, उसने 2 चम्मच पानी ऐड कर दिया उसमें, बोले मैं मिथाइल एसीटेट नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, 2 चम्मच वाटर बढ़ा दे रहा हूँ। तो मिथाइल एसीटेट के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा था। तो थियोरेटिकली देखा जाए तो वाटर भी यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, वाटर के बढ़ने से भी मिथाइल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। पर वाटर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा सर, ये तो गलत बात है, दोनों रिएक्टेंट है ना। तो अगर मिथाइल एसीटेट के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा तो वाटर के बढ़ने से भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, पर नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। यहाँ पर वाटर जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में मौजूद है। कैसे मौजूद है, एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। यानी ऐसे समझो, पहले वाटर जो था वो 10 लीटर मौजूद था फॉर एग्जांपल, इतना ज़्यादा रहेगा नहीं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वाटर कितना मौजूद था बोल, 10 लीटर मौजूद था। अब आपने क्या किए, उसमें 2 चम्मच पानी ऐड किए। 2 चम्मच मतलब फ्यू ml, 2 चम्मच मतलब फ्यू ml यानी समझ जा 10 ml, कितना 10 ml को लीटर में कन्वर्ट कर, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ मल्टीप्लाई कर, तो 10 × 10⁻³ 0.01 आएगा। क्या आएगा बोल, 0.0। तो पहले पानी कितना था, 10 लीटर, अभी कितना है 10 + 0.01 यानी 10.01। कितना फ़र्क दिख रहा है दोनों में, नेग्लिजिबल, कुछ नहीं। ये भी 10 लीटर है, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 10 ही लीटर है। तो थोड़ा बहुत पानी ऐड करने से वाटर के कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या, नहीं सर, एकदम नेग्लिजिबल फ़र्क पड़ रहा है। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, ऐसा है कि 10 लीटर पानी है तो हमने और 10 लीटर ऐड कर दिए, तब फ़र्क पड़ेगा, पर इतना करेगा कौन, थोड़ा बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर होता क्या है, वाटर एक्सेस में मौजूद है। वाटर कैसे मौजूद है बोल, एक्सेस में। ध्यान से सुन, सिंस वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस। H2O किस में मौजूद है बेटा, एक्सेस, बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो थोड़ा बहुत और अगर वाटर ऐड भी करेंगे तो उसके कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, जितना था अप्रॉक्सीमेटली उतना ही रहेगा। और किसी के पास 10,000 रुपये है, तुम उसको 1 रुपये दे के बोलो मैंने तुझे अमीर कर दिया, तो बेवकूफ़ी की बात है ना। पहले उसके पास 10,000 रुपये थे, अब आपने उसको 1 रुपये दे दिया, उसके पास 10,000 1 रुपये हो गए, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10,000 ओनली। उसकी दौलत पे कुछ फ़र्क पड़ा क्या, पहले जितनी थी अभी भी उतनी है। या किसी के पास 10,000 रुपये थे, तुमने उससे 1 रुपये छीन के बोल दिया गरीब हो गया तू, तो चलेगा क्या। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो। कोई चीज़ अगर एक्सेस में मौजूद होती है, उसमें थोड़ा बहुत ऐड या माइनस कर देते हैं तो उसकी क्वांटिटी में कुछ फ़र्क, जितना पहले था उतना ही अभी भी है। तो यहाँ पर वाटर किस में मौजूद है, एक्सेस में। तो उसमें थोड़ा बहुत पानी ऐड कर दिया, थोड़ा बहुत पानी निकाल दिए, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पहले जितना था अप्रॉक्सीमेटली अभी भी क्या रहेगा, उतना ही। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वाटर के एक्सेस होने की वजह से अगर वाटर को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा किए तो भी उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। और जो चीज़ चेंज नहीं हो रही उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट। तो वाटर के एक्सेस होने की वजह से यहाँ पर हम लोग वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को क्या ट्रीट कर सकते हैं बोल, कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। मेन मुद्दा ही यही है। तो यहाँ पहले से एक कांस्टेंट मौजूद था, लेट से मैंने इसको नाम दे दिया K डैश। अब तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन भी हम लोग कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो इसको मैं नाम देता हूँ K डबल डैश। अब बताइए ये क्या बन जाएगा, रेट वाला, रेट इज इक्वल्स टू K डैश, ऐसे ही रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COOCH3। वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट ले रहे हैं हम लोग, कितनी है उसकी वैल्यू, K डबल डैश। ये क्या हो जाएगा, देखिए, रेट इज इक्वल्स टू K डैश इंटू K डबल डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COOCH3। बेटा K डैश भी क्या है, कांस्टेंट, K डबल डैश भी क्या है, कांस्टेंट। दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी कांस्टेंट आएगा, तो इसको मैं नाम देता हूँ K। अब बताइए क्या बन जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COOCH3। इसको देखकर बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, कितना है, 1। तो एक्सपेक्टेड था कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना रहेगा, 2, पर असल में ये फॉलो कौन सा काइनेटिक्स कर रही है, 1। कौन सी रिएक्शन है ये, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझा एकदम अच्छे से, बस यही सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म हो गया। इसका काइनेटिक्स, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, डेरिवेशन वो सब नहीं करना, खाली डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल याद रखना। डेफिनेशन अंडरलाइन कर लिए, एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, एकदम अच्छे समझा। समझ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिफाइन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव इट्स 1 एग्जाम्पल। डेफिनेशन लिख दिए 1 मार्क्स, एग्जाम्पल में ये लिख दिए 1 मार्क्स, खत्म। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। हाँ, ऐसा पूछा, एक्सप्लेन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक्सप्लेन करने बोला तो आपको डेफिनेशन भी लिखना है, एग्जाम्पल भी लिखना और ये पूरा एक्सप्लेन भी करना।
समझ में आया अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? यहाँ पे आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टॉपिक क्या हो गया बेटा? फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। बायोमोलिकुलर मतलब रिएक्टेंट दो रहेंगे। रिएक्टेंट कितने रहेंगे? दो। और वो कन्वर्ट किस में हो रहे हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज है। फिर से सुन, क्या बोलो? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरी है, और उन्हीं थ्योरी में से एक थ्योरी हमको एक्सप्लेन की जा रही है। कौन सी थ्योरी? कोलिजन थ्योरी। कौन सी थ्योरी बेटा? कोलिजन थ्योरी। तो समझ, मेरे पास बायोमोलिकुलर एक रिएक्शन हो रही है। बायोमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स। कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है? दो। तो समझ मेरे पास दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, ए और बी। ये दोनों प्रोडक्ट बना रहे मिलके ए बी। क्या बना रहे हो? या कुछ सी, ऐसा कुछ बना। तो ये थ्योरी बोलती क्या है कि जब आप बीकर के अंदर ए को ऐड करोगे, बी को ऐड करोगे, तो ए का एक दो मॉलिक्यूल रहेगा क्या? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, अवोगाड्रोस नंबर जितने। और बी के भी अवोगाड्रोस नंबर जितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अब मॉलिक्यूल्स के अंदर एक खास बात होती है, दे आर नेवर स्टेशनरी। कभी रुके हुए रहते हैं क्या? मॉलिक्यूल्स को रोकना है, उनका मोशन स्टॉप करना है, तो उनको कितने टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ेगा? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो, 0 डिग्री केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस। उसके ऊपर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किस में रहते हैं? मोशन में। सॉलिड के कम मोशन में रहते हैं, लिक्विड के ज़्यादा, गैसेस के बहुत ज़्यादा, रैंडम मोशन में रहते हैं। तो ये थ्योरी बोलती क्या है कि जब हम लोग बीकर में रिएक्टेंट ए के मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं, रिएक्टेंट बी के मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं, ये थोड़े बहुत नहीं है। थोड़े बहुत है क्या? बहुत सारे, 10 के पावर 23, एक के आगे 23 जीरो लगा, इतनी क्वांटिटी में। और प्लस रुके हुए भी नहीं। कैसे हैं? मूव कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक रूम के अंदर आपने 200 आदमियों को छोड़ दिया, इतना बड़ा रूम है, उसमें 200 लोगों को छोड़ दिया। अब बोले कोई अपनी जगह पे रुकेगा नहीं, सब चलते रहो, सब चलते रहो। और जब ये चलते रहेंगे तो क्या होगा? लड़ेंगे ना आपस में। इतनी कम जगह में इतने सारे लोग हैं और उनको रुकना नहीं है। अगर रुके होते तो चांस था कि लड़े ना, कैसे भी ऐसे आड़े टेढ़े ऐसा रुक गए। लेकिन अगर उनको चलते रहना, उनको जगह कम है ना, तो जब वो चलेंगे तो उनके बीच में क्या होगा? कोलिजन होगा, टकराव होगा, कोलिजन। समझ में आ रहा है? सेम वे मॉलिक्यूल्स को भी इमेजिन करो। बीकर के अंदर रिएक्टेंट ए के भी मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट बी के भी मॉलिक्यूल है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, 10 का पावर 23 इतने क्वांटिटी में, और प्लस रुके हुए भी नहीं, मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच में भी आपस में क्या होगा? बोल, कोलिजन हो। तो कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है कि जब ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड होते हैं ना, इसी कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। इसी कोलिजन की वजह से किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट में। मेरी बातों को सीरियस मत लेना, मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक रूम में 200 लोग थे, आपने उन लोगों को बोला चलो, चल रहे थे। अब उसमें क्या हुआ? हीरो अपना हीरोइन से लड़ गया। अब दोनों एक दूसरे को पसंद कर लिए, बोले चल रूम के बाहर, अब ब्याह कर लिए शादी कर लिए। अब वो लड़का लड़की से मियाँ बीवी में कन्वर्ट हो चुके मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, कोलिजन होने के बाद मॉलिक्यूल्स का नेचर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, उनकी बॉन्डिंग बदल जाती है। और नई बॉन्डिंग हुई तो पहले जो मॉलिक्यूल था वो बनेगा क्या? कुछ और बनेगा। अब वही क्या है? कुछ और क्या है? प्रोडक्ट है। कुछ और क्या है? बोल, प्रोडक्ट है। तो फंडा कुछ ऐसा है, मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी ऐसे ऐसे घूम रहे थे, कोलाइड किए आपस में, कोलिजन करने की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट में। बस यही है कोलिजन थ्योरी, और कुछ नहीं। लेकिन इधर एक फंडा है, सारे लड़के सारी लड़कियों से लड़ेंगे तो शादी नहीं कर लेंगे। हीरो हीरोइन ही लड़ेंगे, लव एट फर्स्ट साइट, वो बॉलीवुड मूवी वाला, तभी शादी होगी, वरना नहीं होगी। यहाँ पे भी फंडा कुछ ऐसा है, अगर 1 लाख कोलिजन हो रहा है तो पूरा का पूरा 1 लाख प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। कुछ कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट बनेंगे, कुछ कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। अब ये कैसे डिसाइड होता है सर? कौन से कोलिजन से प्रोडक्ट बनेंगे, कौन से कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेंगे? तो ये डिसाइड होता है मॉलिक्यूल जब कोलाइड कर रहे हैं उस वक्त उनके पास कितनी एनर्जी है, उससे डिसाइड होता है। एनर्जी से किससे डिसाइड होता है? भाई मूव कर रहे हैं ना, वो कोई भी चीज़ मोशन में रहती है उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। ए के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, बी के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, दोनों के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और जब ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं उस वक्त उनके पास टोटल एनर्जी कितनी है? तो समझ, ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं, अगर टोटल एनर्जी 10 किलो जूल या उससे ज़्यादा है तो ही प्रोडक्ट बनेगा, वरना नहीं। तो अब दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड किए, बेचारे गरीब, इसका 2 जूल इसका 2 जूल, प्रोडक्ट बनेगा क्या? कोलिजन होगा, अलग हो जाएंगे। प्रोडक्ट बनेगा क्या? हाँ, जिसके पास 10 जूल की एनर्जी है या फिर उससे ज़्यादा एनर्जी, जब वो कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। तो कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है कि प्रोडक्ट बनता कैसे? जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में
कोलाइड करते हैं और उनके पास एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट में। और इसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते बोल? तो आसान भाषा में बोला जाए तो जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, अगर उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी या फिर उससे ज़्यादा एनर्जी रहेगी तो किस में कन्वर्ट होंगे? वो प्रोडक्ट में। और अगर उससे कम एनर्जी रहेगी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। समझ में आ रहा अच्छे से? तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना। कोलिजन थ्योरी हमको क्या बताती है, और एकदम बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिख के दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एक काम डबल नहीं करने का। मैं जो मेन बातें आपको याद रखनी है, जो आपको याद है तो आप अपने ओन वर्ड में भी थोड़ा बहुत ठोक सकते हैं, वो समझा रहा हूँ। रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं बेटा? कोलाइड करते हैं। कोलाइड्स, ये आपस में लड़ते हैं, कोलिजन होता है। अगर ये कोलिजन सक्सेसफुल हुआ तो किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट में। और फेल हुआ ये कोलिजन, अनसक्सेसफुल रहा तो ये प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे। अब कौन सा कोलिजन सक्सेसफुल होगा, कौन सा कोलिजन अनसक्सेसफुल रहेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? सक्सेसफुल कौन सा कोलिजन रहने वाला है, ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है? बोलना। एनर्जी पे। किस पे डिपेंड करती है? या ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर हम लोग बोले काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कोलिजन के टाइम पर मॉलिक्यूल्स के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, उस पर डिपेंड करता है कि सक्सेसफुल कोलिजन होगा या नहीं। कैसे सर? कैसे? इधर देख, अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलिजन एक्टिवेशन एनर्जी से कम है, E बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलते पता है ना? एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी, कि उसके नीचे रहेगा तो कोलिजन सक्सेसफुल नहीं होगा, उससे ज़्यादा रहेगा तो होगा, है ना? तो ध्यान से देख, अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी से कम है, कोलिजन सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल? प्रोडक्ट बनेगा क्या बेटा? नहीं बनेगा। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा या फिर उसके बराबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तब कोलिजन कैसा होगा बेटा? सक्सेसफुल होगा। समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक है ना? तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का फंडा है। सर आपने इधर एक एरो बनाया, कुछ और भी आने वाला है क्या? हाँ आने वाला है, रुक अभी धीरे धीरे सब एक साथ में, धीरे समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मिला है, एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोल? एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका क्वेश्चन आता है, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन जल्दी से अंडरलाइन करेंगे, बता दो। एक्टिवेशन हेडिंग मिली। For the reaction to occur, the colliding reactant molecule must possess the minimum kinetic energy. This minimum kinetic energy is the activation energy. कितनी सिंपल सी और प्यारी सी खूबसूरत सी डेफिनेशन लिखी हुई। रिएक्शन हो सके मतलब प्रोडक्ट बन सके, रिएक्शन हो सके इसके लिए कोलाइडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उनके पास एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। और इसी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। उससे कम एनर्जी रहेगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उतनी या उससे ज़्यादा एनर्जी रहेगी तो प्रोडक्ट बन जाएगा। यही चीज़ मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ रहा होगा, सही है ना? लेकिन एक चीज़ और है जो डिसाइड करता है कि कोलिजन सक्सेसफुल होगा या नहीं। एक चीज़ और है, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों मॉलिक्यूल आपस में लड़े, उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा थी, फिर भी प्रोडक्ट नहीं बना। तो दूसरी चीज़ कौन सी है सर? वो दूसरी चीज़ है ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरी चीज़ क्या है बेटा? बोल। ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। मैं आपको समझाता हूँ, इधर ध्यान से देखो। तो जैसा साउथ की पिक्चर में दिखाते ना, हीरो हीरोइन थे, आपस में लड़े भी पर शादी नहीं हो पाई। क्यों? लड़ते वक्त हीरो का मुंह इधर था, हीरोइन का मुंह इधर था, लड़े और अलग हो गए। तब दोनों के बीच में केमिस्ट्री होने के बावजूद, हीरो हीरोइन होने के बावजूद भी प्रोडक्ट बन पाया क्या? क्यों? ओरिएंटेशन की वजह से। इनका ओरिएंटेशन गलत था, अगर ओरिएंटेशन सही होता तो प्रोडक्ट बन जाता। अब इसको थोड़ा इधर केमिस्ट्री से समझो, इधर देख, बोर्ड पर देख। समझ, एक मॉलिक्यूल है AB, ये C के साथ कंबाइन हो रहा है, नया प्रोडक्ट बना रहा है AC+B, ये रिएक्शन हो रही है। इसको मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में दिखाता हूँ। ये समझ A का मॉलिक्यूल है, बॉन्ड बनाया हुआ है B के मॉलिक्यूल के साथ, और ये C का मॉलिक्यूल है।
अब यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ए की बॉन्डिंग किससे होना चाहिए, सी से, और बी चुपचाप निकल लेना चाहिए अलग। अब समझ, इन दोनों का कोलिजन हो रहा था, ये ए, ये बी, ये सी, ऐसे कोलिजन किए दोनों ने, इधर से ऐसे, ये इधर से ऐसे, ऐसा लड़ गए। अब बता, सी ने ए को फेस किया क्या, इस टाइम पर अगर एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा रहेगी तो भी प्रोडक्ट बनने वाला नहीं। हाँ, लेकिन ये कोलिजन ऐसे होता है, ये बी, ये ए, ये सी, अब कोलिजन होगा तो क्या होगा बेटा, ये दोनों कोलाइड करेंगे, सी और ए आपस में बॉन्ड बना लेंगे, अब बी बेचारा अलग हो जाएगा। तो प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, बना। तो बता, सक्सेसफुल कोलिजन होगा, प्रोडक्ट बनेगा। क्या ये सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है, नहीं, कोलिजन के टाइम पर मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। इन दो चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। सही ओरिएंटेशन रहेगा तो ही प्रोडक्ट बनेगा, सही ओरिएंटेशन नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट नहीं बने। तो आपको देखो, एक्टिवेशन के नीचे दूसरा टॉपिक क्या समझाया है, कोलिजन मिला। एक्टिवेशन के नीचे दूसरा टॉपिक क्या समझाया है, कोलिजन, समझ में आ रहा है। और फिर वो कोलिजन के नीचे यही वाला एग्जांपल आपको दिया, देखिए ए प्लस सी बी, मैंने ए बी प्लस सी लिया, उसने ए प्लस सी बी लिया। अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है, देख, ए अलग हो जा रहा है और सी और बी आपस में मिल रहे हैं, यानी सी किसको फेस करना चाहिए, बी को। तो उसके नीचे वाला डायग्राम देख बेटा, उसके नीचे वाला डायग्राम देख, बी और ए, ध्यान दे रहे हो, इधर दिखा, ये देखिए पहला वाला डायग्राम देख, ये ए, ये सी बी, ए किसको फेस कर रहा है बेटा, सी को। तो कुछ रिएक्शन हुआ क्या, दोनों लड़े अलग हो गए। लेकिन दूसरे में देख, ए इधर है, बी इधर है, सी इधर, बी किसको फेस कर रहे थे, देख ए को, दोनों लड़े, ए भी अलग हो गया, सी अलग हो गया, यानी रिएक्शन हुई। मतलब कहीं ना कहीं कोलिजन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मुझे बताओ, कोलिजन थ्योरी क्या बताती है, कौन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, बताओ सर। दो चीज़ें बताती कोलिजन थ्योरी। पहला, जिन रिएक्टेंट्स के पास कोलिजन के टाइम पर उनकी कोलाइडिंग काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन के टाइम की काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के जितनी या फिर उससे ज़्यादा रहे, और उनका ओरिएंटेशन भी कैसा रहे, सही रहे, ओरिएंटेशन भी परफेक्ट रहे, वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट, बाकी के नहीं होते। समझ में आ रहा है। अब ज़रा ध्यान से सुनना, जितने ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है और उनका ओरिएंटेशन भी सही है, उतने ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। और जितने कम मॉलिक्यूल्स के पास रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी से कम एनर्जी है और ओरिएंटेशन भी बराबर नहीं है, तो उतना कम प्रोडक्ट बनेगा। यानी ऐसे ही डिसाइड होता है कि रिएक्शन का रेट फास्ट होगा या स्लो होगा। रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी, और ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन परफेक्ट है, इसीलिए ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। और जब कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी और परफेक्ट ओरिएंटेशन रहेगा तो कम प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कम है, स्लो है। समझा अच्छे से। अब वहाँ पे आपको वो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर का ग्राफ बना के दे रहा है, देख रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ये ग्राफ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे बेटा। यही वाली रिएक्शन इमेजिन करो जो अभी हमने पढ़े कि ए है और इधर बी सी ऐसा अलग है, ये दोनों आपस में कोलाइड किए, ए बी बन गया और सी क्या हो गया बेटा, अलग। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे, ए ऐसा था, बी और सी के बीच में बॉन्डिंग थी। फ्यूचर में क्या हो जा रहा है, देख, बी और सी की बॉन्डिंग टूट जा रही, सी अलग हो जा रहा है और नई बॉन्डिंग बन जा रही, किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। यानी यहाँ पर ए और बी के बीच की बॉन्ड बन रही है और बी और सी के बीच की बॉन्ड टूट रही है। तो ये देख, इधर ध्यान से देख, ये बी, ये सी और ये ए, सब लोग ध्यान से देखना, ए और बी के बीच की बॉन्ड क्या हो रही है बेटा, बन रही। तो इन्होंने बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। अब बी और सी के बीच की बॉन्ड क्या हो रही है, टूट रही है, तो इन्होंने बॉन्ड तोड़ना शुरू कर दिया। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के टाइम पर एक पर्टिकुलर स्टेज आता है जब न्यू बॉन्ड 50% बन चुकी होती है और ओल्ड बॉन्ड 50% टूट चुकी होती है। इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोल, कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं बोल, कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ तक पहुँच गया है रिएक्टेंट तो इससे बैक नहीं जा सकते। यानी 50% बॉन्ड टूट चुकी है, 50% बॉन्ड बन चुकी है, यहाँ तक पहुँच गया है तो अब पक्का की प्रोडक्ट बन के ही रहेगा। और इससे पहले ही पहुँचा है, समझ 30% बॉन्ड बनी थी, 70% बॉन्ड बनी थी, 30% ही ब्रेक हुई थी, या 30% बनी थी, 70% ही ब्रेक हुई थी, 50-50 नहीं था, तो प्रोडक्ट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। तो ये कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस कॉम्प्लेक्स को समझाने के लिए आपको एनर्जी बैरियर का डायग्राम समझाया।
अब ये एनर्जी बैरियर का डायग्राम मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में डायरेक्ट समझा रहा है, ज़्यादा उसके पीछे के मैकेनिक्स के ऊपर नहीं जा रहे हम लोग, ज़्यादा उसके पीछे की फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे। वाई एक्सिस पर हमने एनर्जी लिया है, वाई एक्सिस पर क्या लिया बेटा हमने, एनर्जी। एक्स एक्सिस पर हमने लिया है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब हम लोग रिएक्टेंट की साइड पर है या प्रोडक्ट की साइड पर, समझ में आ रहा है। तो समझो एकदम शुरुआत में ये वाला पॉइंट रिएक्टेंट की साइड को दिखा रहा है और ये वाला पॉइंट प्रोडक्ट की साइड को दिखा रहा है। दीज आर प्रोडक्ट और दीज आर रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट के पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी मिला जुला के, प्रोडक्ट के पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा प्रोडक्ट की कम, या फिर रिएक्टेंट की कम प्रोडक्ट की ज़्यादा, या फिर दोनों की सेम। अब ये चीज़ आप ना बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, रिएक्टेंट के पास कम एनर्जी है, प्रोडक्ट के पास ज़्यादा एनर्जी है, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई ना, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एनर्जी आ गई एक्स्ट्रा, रिएक्टेंट के पास कम थी, प्रोडक्ट के पास ज़्यादा हो गई, क्या बोलते हैं इसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्टेंट के पास ज़्यादा एनर्जी थी, प्रोडक्ट के पास कम है, मतलब थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जितनी रिएक्टेंट के पास थी उतनी प्रोडक्ट के पास है, ना एंडोथर्मिक ना एक्सोथर्मिक, बिना एनर्जी के रिएक्शन हो जाएगी, ना ऐड करना पड़ रहा है ना रिमूव करना पड़ रहा है। अब सब लोग ध्यान से देखो, हाँ समझ, रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी थी, ध्यान दे, रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी थी और जो प्रोडक्ट है उसके पास इतनी एनर्जी है। कुछ नोटिस कर पा रहे हो आप, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, मतलब थोड़ी बहुत एनर्जी क्या हुई है, लॉस हुई, थोड़ी बहुत एनर्जी क्या हुई बोल, लॉस हुई। तो कौन सा रिएक्शन हुआ ये, एक्सोथर्मिक। यही अगर एंडोथर्मिक होता तो प्रोडक्ट की एनर्जी देख कुछ ऐसे बनती, रिएक्टेंट की कम प्रोडक्ट की ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ याद रखने में दिक्कत आती है तो मैं यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम है और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी आई है ना इधर, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं बोल, एंडोथर्मिक, ठीक है। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की क्या है बेटा, कम है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी लॉस हुई है ना, ठीक है। तो या तो एंडोथर्मिक का ग्राफ बना दो या तो एक्सोथर्मिक का ग्राफ बना दो, दोनों चलेंगे। समझिए, रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, मतलब प्रोडक्ट की कम हो गई है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई बोल, कम हो गई, ठीक है ना। तो कौन सी रिएक्शन हुई है, एक्सोथर्मिक, तो मैंने एक्सोथर्मिक का ग्राफ बनाया। अब इसके बीच में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट तो नहीं बना होगा ना, पहले 10% बॉन्ड फॉर्म हो रही है, 10% टूट रही है, 20% फॉर्म हो रही है, 20% टूट रही है, ऐसा धीरे धीरे बना होगा ना। तो आप क्या नोटिस करोगे, शुरुआत में ना एनर्जी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है सर, जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो उनको एनर्जी लगेगी ना, तो शुरुआत में एनर्जी बढ़ती है, लेकिन कोलिजन होने के बाद जब मॉलिक्यूल्स अलग होने लगते हैं तो एनर्जी बढ़ती नहीं बल्कि कम होने लगती है। क्या होने लगती है बोल, कम होने लगती है। ऐसे कैसे कम होने लगती है, बढ़ते ही जाना चाहिए ना। तो बेटा रिएक्शन, बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है। आप चाह रहे हो कि ये बॉन्ड टूट जाए, तो किसी भी केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती, लेकिन जब कोई बॉन्ड बन रही होती है ना तो हम लोग एनर्जी देते नहीं है, उल्टा हमको एनर्जी मिलती है, मतलब वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है, हमको नहीं देनी पड़ती। तो यहाँ दोनों प्रोसेस हो रहा है ना, तो जहाँ पर एनर्जी देनी पड़ रही है वहाँ पे एनर्जी बढ़ेगी, और जहाँ एनर्जी हम नहीं दे रहे उल्टा हमको मिल रही है वहाँ पर एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस में एनर्जी बढ़ना भी चाहिए और कम भी होना चाहिए। तो बढ़ती कब है, शुरुआत में, और कम कब होती है, बाद में। शुरुआत में क्यों बढ़ती, क्योंकि कोलिजन के लिए उनको एनर्जी चाहिए ना, तो धीरे धीरे उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सब लोग ध्यान से देखें, शुरुआत में एनर्जी बढ़ी 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 बढ़ी, एक पॉइंट तक पहुंची। अब उस पॉइंट के बाद ये एनर्जी क्या होने लगेगी बोल, कम होने लगी। शुरुआत में बढ़ी 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 एक पॉइंट तक पहुंची और उस पॉइंट के बाद ये एनर्जी क्या होने लगेगी बोल, कम होने लगेगी। और फाइनली क्या बन के तैयार हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये जो इस ग्राफ का पीक पॉइंट दिख रहा है, एकदम टॉप मोस्ट पीक पॉइंट, इतनी एनर्जी तक अगर रिएक्टेंट पहुंचे, इतनी एनर्जी तक अगर रिएक्टेंट पहुंचे तो ही वो प्रोडक्ट में बदलेंगे, वरना नहीं। यहीं तक आया और उनकी एनर्जी खत्म हो गई, क्या होगा बोल, वो रिटर्न रिएक्टेंट में आ जाएगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ तक ही पहुंचा था, उनकी एनर्जी फिनिश हो गई प्रोडक्ट तक जाएगा क्या, वो नहीं, कम से कम उनको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो कौन सा पॉइंट होता है, कॉम्प्लेक्स वाला पॉइंट होता है ना। तो ये जो पॉइंट है ये आपको कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हैं।
ये आपको क्या दिखा रहा है बेटा, कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक पहुँचा तो ही प्रोडक्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, समझ, ये वैल्यू है 30 जूल, ये वैल्यू कितनी है 30, और ये वैल्यू है 100 जूल। अब उसके पास 30, 40, 50 एनर्जी खत्म हो गई, क्या होगा, रिएक्टेंट में आ जाए। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, इतनी हाई एनर्जी उसके पास, क्या करेगा वो, प्रोडक्ट बनेगा। उतनी या उससे ज़्यादा एनर्जी रहेगी तो ही प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है? अब बहुत ध्यान से देखना, ये किसकी एनर्जी है बेटा, रिएक्टेंट की, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। ये किसकी एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। नंबर दे दो अपने समझने के लिए। समझिए 40 है, ये 10 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन दोनों के बीच में कितना रहेगा, 30। कैसे पता चला, माइनस किए ना, मतलब ये जो है ये डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का, ये डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसको एंथैल्पी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बोल, एंथैल्पी, जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, चौथे चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में। अब वो अभी हुआ नहीं है इसीलिए उसके बारे में आप ज़्यादा जानते हो नहीं, लेकिन अभी मैं एकदम आसान भाषा में समझा रहा आपको। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी, और इसको डेल्टा एच से दिखाते हैं। किसे दिखाते बोल, डेल्टा एच। ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंथैल्पी, डेल्टा एच। और नोटिस करना ज़रा, और नोटिस करना यहाँ पर, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये वो मैक्सिमम एनर्जी है जो डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट बनेगा या नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ पढ़े ना कि रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी रहेगी तो ही प्रोडक्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। क्या बोलते हैं इतनी एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी ये रिएक्टेंट की एनर्जी से लेकर के कॉम्प्लेक्स तक की जो पीक एनर्जी है, यहाँ तक का जो एनर्जी का ग्राफ वैल्यू है, ये और कुछ नहीं दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या दिखा रहा है बोल, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से लेके कहाँ तक रहता है, समझा, रिएक्टेंट से लेकर के पीक तक, कॉम्प्लेक्स की एनर्जी तक। ये एनर्जी अपने को क्या दिखाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच का डिफरेंस, एंथैल्पी। तो ये आपको पूरा एनर्जी बैरियर में समझाया है, ये वाला ग्राफ बना के। देखो सेम ग्राफ वहाँ पे बना हुआ, देख रहे हो बेटा, सेम ग्राफ उधर बना है। व्हाट इज दिस, डेल्टा एच, याद रखना इसको। ये डेल्टा एच क्या है बेटा बोल, एंथैल्पी। डेल्टा एच क्या है, वैसे तो उसको चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में एंथैल्पी बोला जाता है। ये बराबर किसकी होती है बोल, डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। समझा रहे अच्छे से, ये एनर्जी बैरियर का ग्राफ एकदम अच्छे से समझा। अब ज़रा ध्यान से सुनना, इस ग्राफ के ऊपर ना तुमको एक एमसीक्यू दिया हुआ है, बहुत प्यारा एंट्रेंस लेवल का एमसीक्यू दिया है। वही एक ही अकेला एमसीक्यू अपना बचा भी है, बाकी सब कर लिए। आओ एमसीक्यू पे आओ ज़रा, देख कितना मस्त एमसीक्यू है वो। सब लोग एमसीक्यू पे आएंगे बेटा। तो एमसीक्यू टोटल 10 थे ना, 1 to 9 अपना पूरा हो चुका है। 1 to 9 पूरा हुआ ना, पूरा हो चुका है। खाली 10वां एमसीक्यू बचा है। 10वें एमसीक्यू को ध्यान से पढ़ो, क्या बोला उसने, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी ऐड हो रही है, रिएक्टेंट की कम रहेगी और प्रोडक्ट की ज़्यादा रहेगी। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्स चेंजिंग इनटू वाई, डबल एरो बना है। कैसा एरो बना है बोल, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो सकती है और बैकवर्ड भी हो सकती है। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्स चेंजिंग इनटू वाई, इफ ई एफ इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है बोल, ई एफ। आगे बढ़, ई एफ इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड ई आर दैट फॉर रिवर्स रिएक्शन। ई आर क्या है, रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, सॉरी ई एफ, और रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बोल, ई आर। आगे बढ़, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो 4 ऑप्शन में से क्या करेक्ट रहेगा, क्या क्या 4 ऑप्शन है देख। ई एफ ई आर बराबर रहेंगे, ई एफ छोटा ई आर ज़्यादा रहेगा, ई एफ ज़्यादा ई आर कम रहेगा, और डेल्टा एच की वैल्यू ई एफ माइनस ई आर रहेगी जो कि नेगेटिव है। इसमें से क्या चीज़ करेक्ट रहेगी वो अपने को पता करना है, इसमें से क्या चीज़ करेक्ट रहेगी वो अपने को मालूम करना है। तो ये बिना ग्राफ के आप नहीं समझ सकते, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते किसको, मैंने अब भी समझा, किसको बोलते हैं, रिएक्टेंट और पीक के बीच का डिफरेंस, इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इधर ध्यान से देख, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन होता है बेटा,
रिएक्शन कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे कौन होती है, एनर्जी। तो ये फॉरवर्ड के लिए बना रहा हूँ पहले मैं, हाँ किसके लिए बना रहा हूँ बोल, फॉरवर्ड के लिए। इसी को उल्टा करेंगे तो किसका बनेगा, रिवर्स का। तो पहले फॉरवर्ड का बनाते हैं, हाँ फॉरवर्ड का बनाते हैं। देखिए ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की। अब मुझे प्रोडक्ट की एनर्जी लेना है, कैसी रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, इसके नीचे जाओगे इसके ऊपर, वेरी गुड। ये प्रोडक्ट की एनर्जी, ये किसकी एनर्जी बोल, प्रोडक्ट की। तो ग्राफ कैसा बनेगा देख, पीक तक गया, नीचे ये ग्राफ। नॉट टेल मी यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से कहाँ तक रहेगी, कैसे निकालते एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टेंट से बोलना, रिएक्टेंट से पीक तक, कॉम्प्लेक्स तक। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये पीक की एनर्जी है। व्हाट इज दिस, एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी रिएक्शन की, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या बोला उसने, EF, वेरी गुड। अब क्या करते हैं, रिवर्स के लिए बनाते हैं। तो रिवर्स के लिए क्या होगा बता, जो ये काम हुआ है ना उसी का उल्टा काम होगा। रिवर्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बन जाता है, रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट होता है वो क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। तो इसको उल्टा कर देख मैं कैसे, इसी के बाजू में, हाँ इसी के बाजू में, ये Y, ये X, ये ग्राफ बना रहा हूँ मैं रिवर्स रिएक्शन के लिए। किसके लिए बेटा, रिवर्स रिएक्शन के लिए। फिर से पहले X रिएक्टेंट था, Y कौन था, प्रोडक्ट। जब रिएक्शन उल्टी होएगी, रिवर्स होएगी, तो जो प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट बन जाता है और जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट बन जाता है। तो पहले प्रोडक्ट की इतनी एनर्जी थी ना, अब ये एनर्जी किसकी रहेगी, रिएक्टेंट की। तो पहले जो प्रोडक्ट की एनर्जी थी अब वो एनर्जी किसकी बन जाएगी, रिएक्टेंट की बन जाएगी। पहले रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी थी, अब ये किसकी बन जाएगी बोल, प्रोडक्ट की बन जाएगी। सिंपल सी बात है रे। रिवर्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट बन जाता है और जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट। तो पहले जो प्रोडक्ट की एनर्जी थी वो अब रिएक्टेंट की हो गई, और पहले जो रिएक्टेंट की एनर्जी थी वो अब प्रोडक्ट की हो गई। पी कभी भी सेम रहेगा, पी कभी भी क्या रहेगा बोल, सेम, पी कभी भी सेम रहेगा। ग्राफ बनाते हैं, ये बन गया ग्राफ, दिख रहा है, बन गया बेटा ग्राफ, बोलो बन गया ग्राफ। इसका ई बताओ कितना रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे निकालते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टेंट से पीक, ये ना रिएक्टेंट अभी और ये पीक। तो व्हाट इज दिस, एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी रिएक्शन की, रिवर्स रिएक्शन की। ये आपका ई आर है, कॉमन सेंस। ये ई एफ है, ये ई आर है, कुछ दिख रहा है, ई एफ की वैल्यू ग्रेटर है ई आर, ये आपका आंसर है, जो भी है आपका आंसर है। कैसे निकाले समझा, देख कितना प्यारा एमसीक्यू, एंट्रेंस लेवल का एमसीक्यू है। समझ में आ रहा है अच्छे से, एकदम अच्छे से समझा। ये ग्राफ जिसको समझा उसको ये भी समझेगा, ठीक है। ये आपके सारे एमसीक्यू यहाँ पर क्या हो जाते हैं बेटा, फिनिश। वापस से पीछे और टॉपिक पे। तो एनर्जी बैरियर भी हमने पढ़ लिया, मतलब पेज नंबर 131 भी अपना क्या हो चुका है बेटा, फिनिश हो चुका है। अभी आते हैं पेज नंबर 132 पर। तो इतना लिखो, फिर वहाँ से कंटिन्यू करें। वहाँ से अपने को एक नई चीज़ पढ़नी है और पूरा एक साथ पढ़ के ख़त्म करेंगे फिर, ठीक है। लिखो इतना, राइट डाउन दिस मच। वैसे नॉर्मल नहीं, थोड़ा सा आपको समझने वाला है, इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना अपने। बोर्ड पर देखो, सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग किस चीज़ का देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि जब मॉलिक्यूल्स कोलिजन कर रहे हैं तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी हो, ऐसा ज़रूरी है क्या, कि उसके पास होगा और कुछ के पास नहीं रहेगा। तो अगर मुझे ये निकालना है कि कितनों के पास है, परसेंटेज पता करना है कि लाइक अगर 100% मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, 100 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो उसमें से कितने मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी है और कितने के पास नहीं है, ये मुझे निकालना है। तो मैं कैसे निकालूँ, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, कोई डेरिवेशन नहीं, डायरेक्ट याद रखना है। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज, कितना परसेंट मॉलिक्यूल्स का ऐसा है जिनके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा है, और इतने ही परसेंट मॉलिक्यूल्स का कोलिजन क्या होने वाला है, सक्सेसफुल भी होने वाला है। तो कैसे निकालते हैं इसको, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू, F मतलब फ्रैक्शन परसेंटेज, F इज इक्वल्स टू E⁻² माइनस EA/RT, दिस इज द फॉर्मूला। कोई डेरिवेशन नहीं, डायरेक्ट याद रखना है। F इज इक्वल्स टू E⁻² माइनस EA/RT। नाउ व्हाट इज दिस EA, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, हाँ सुनो व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज किया, उसका रिप्लाई दे दे बस, ठीक है। चल लेक्चर में हाँ।
देखो यहाँ पर ये ई ए कौन है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज दिस टी, टेम्परेचर, टी कौन है बेटा, क्यों सर टेम्परेचर, जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी रहेगी अब, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है। तो टी कौन है यहाँ पर बोल, टेम्परेचर, लेकिन इसको केल्विन में नापेंगे, इसमें नापेंगे केल्विन। ये आर कौन है, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है इसकी वैल्यू देखो, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये फिक्स वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। समझ में आ रहा अच्छे से, तो समझ आपने ये पूरा सॉल्व किए, आपको f की वैल्यू आ रही है, ध्यान से सुनना, आपको f की वैल्यू आ रही है लेट्स से 5 × 10⁻⁻12, ये वैल्यू आ रही है 5 × 10⁻⁻12। अब ध्यान से देख, ये 5 को ऐसे रहने दे, 10⁻12 नीचे जाएगा तो 10⁻+12, 10⁻+12, 10⁻+12 मतलब कितना रे, ट्रिलियन, 10⁻+12 मतलब कितना, ट्रिलियन, 100 बिलियन, 100 बिलियन मिलके 1 ट्रिलियन बनता है। इसका मतलब क्या है मालूम, जब 1 ट्रिलियन कोलिजन हो रहा है ना मॉलिक्यूल्स का, तो उसमें से सक्सेसफुल कितने हैं, 5। मतलब समझ रहा है इसका, 1 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हो रहा है तो उसमें से सक्सेसफुल कोलिजन कितने हैं, 5। अब आप बोलोगे सर इतना सारा कोलिजन होगा क्या, अरे बेटा मॉलिक्यूल्स 10⁻23 के पावर में होते हैं, इतने रेंज में होते हैं मॉलिक्यूल्स, ये तो खाली 12 ही है समझ में आ रहा है, 1 ट्रिलियन का भी ट्रिलियन इतने रेंज में मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स 10-20 नहीं है अंदर, 10⁻23 के रेंज में मॉलिक्यूल्स है। अगर f की ये वैल्यू आती है, इसका मतलब 10⁻12 यानी 1 ट्रिलियन कोलिजन हो रहा है, तो उसमें से सक्सेसफुल कितना हो रहा है बेटा, 5। तो ये f आपको क्या निकाल के देता है, एकदम अच्छे से समझा, कितने कोलिजन में कितना कोलिजन सक्सेसफुल हो रहा है। इज़ इट वेरी मच क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला। अगर आपको याद हो तो जब मैंने डिफरेंशियल रेट लॉ को स्टार्ट किया था, डिफरेंशियल रेट लॉ, तो उसमें हम लोगों ने लिखा था रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई। वहाँ पर वो के कौन था, रेट कांस्टेंट। मैंने आपको बोला था रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, है ना। इधर देख, इधर रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सही है। रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है बोल, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी कि टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, चेंज। और अगर रेट कांस्टेंट चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। तो एक केमिस्ट था, एक साइंटिस्ट था, जिसने इन दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ा कि टेम्परेचर कितना रखने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी। इन दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ा और उसी रिलेशन को एक इक्वेशन के फॉर्मेट में हमको दे दिया, जिस इक्वेशन को अर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्हेनियस इक्वेशन। तो अभी मैं आपको वही बता रहा हूँ, अर्हेनियस इक्वेशन। ये ध्यान दे, इधर अर्हेनियस इक्वेशन किसके किसके बीच का रिलेशन देता है, ये रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर। कोई डेरिवेशन नहीं देखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट इक्वेशन याद रखना है। अर्हेनियस इक्वेशन है के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। दिस इज अर्हेनियस इक्वेशन, खत्म। यहाँ पर के कौन है, रेट कांस्टेंट, टी कौन है, टेम्परेचर, लेकिन किस में, केल्विन में। व्हाट इज दिस आर, गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। व्हाट इज दिस ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज दिस ए, अब ये ए इंपॉर्टेंट है। इस ए को उसने नाम दिया, इस ए को उसने नाम दिया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या नाम दिया बोल, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री मतलब पहले, ये ई रेस टू समथिंग मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो ये ए जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले आ रहा है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, के इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी। लेकिन न्यूमेरिकल जब आएगा तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करने का, करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों, ई रेस टू कैसे निकालेंगे तुम लोग, ई रेस टू कैसे पता करेंगे।
तो अपने को इसको चेंज करना पड़ेगा लॉग के टर्म्स में। लॉग निकालने के लिए अपने पास लॉग टेबल है, ई रेस टू कहाँ से लेके आओगे, समझ आ रहा है। तो अगर आपसे पूछा अर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, ये होती है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसको मॉडिफाई करके दे रहा हूँ, किस लिए, न्यूमेरिकल के लिए। समझ में आ रहा है कैसे मॉडिफाई होगा, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे कैसे मॉडिफाई होगा बेटा। ये के को ऐसे रहने दे, ये ए इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा तो वहाँ कौन बच गया, ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। याद कर, मैंने बताया था एल लॉग टू द बेस ई, जब इधर आता है तो ई रेस टू बनता है, तो ई रेस टू इधर आएगा तो एल बन जाएगा। सही है, कल ही समझा था शायद लास्ट लेक्चर में। एल जब वहाँ जाता है तो ई रेस टू बनता है, और ई रेस टू जब इधर आएगा तो एल बने। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ई रेस टू को यहाँ ले दूँ, क्या हो जाएगा, बोलना एल ऑफ के बाय ए, बचा कौन उधर, माइनस ई ए बाय आर। सर एक मसला हल कर रहे थे, दूसरा आ गया। एल का टेबल है क्या अपने पास, किसका टेबल है, लॉग टू द बेस 10 का है। तो मैं सिखा चुका आपको एल को लॉग टू द बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते 2.303 से मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या बन जाएगा, देख 2.303, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, खींच उधर। इतनी देर से एक दरवाज़ा नहीं बंद कर पा रहे हैं। इधर ध्यान से देखो, इधर सब इधर देख रहे। तो मैंने इस एल को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 2.303 लॉग टू द बेस 10 के बाय ए। वहाँ पर क्या बचा, बोल माइनस ई ए बाय आर। ना यू गाइस टेल मी, ये 2.303 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाएगा तो डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा, देख लॉग टू द बेस 10 के बाय ए माइनस ई ए बाय 2.303 इंटू आर। न्यूमेरिकल में हम लोग अर्हेनियस इक्वेशन का ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा अच्छे से, न्यूमेरिकल में हम लोग अर्हेनियस इक्वेशन का ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे। लेकिन कभी भी इस इक्वेशन को डायरेक्ट नहीं लिखने का, सबसे पहले लिखने का अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस ने ये इक्वेशन दिया था क्या, ये दिया, ये लिखने का, और उसके बाद लिखने का देयरफॉर, डायरेक्ट ये लिखने का। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट याद कर लिए ना इसको, तो बार बार ये नहीं करते बैठेंगे हम लोग। पहली लाइन में ये लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ये लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन काम कब आती है, देख मेरे को एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, टेम्परेचर दिया है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दिया है, रेट कांस्टेंट निकालना है। रेट कांस्टेंट दिया है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दिया है, टेम्परेचर दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी। समझ में आ रहा अच्छे से, तो ये न्यूमेरिकल में काम आता है। दिस इज अर्हेनियस इक्वेशन, ये उसी का एक फॉर्मेट है। समझ में आ रहा है। अर्हेनियस इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो है टू डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी। अर्हेनियस इक्वेशन सबसे ज़्यादा किस काम में काम आती है, बोल एक्टिवेशन एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए। वो भी कैसे पता है, ग्राफिकली। कैसे बेटा, ग्राफिकली। तो अब मैं वो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी यूजिंग अर्हेनियस इक्वेशन। इधर देखो, तो हेडिंग है अपनी, ध्यान दे रहे इधर, ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो अभी हमने अर्हेनियस इक्वेशन निकाले। क्या ही बोल, क्या इक्वेशन, सर ये थी इक्वेशन, उसको मॉडिफाई करके ये लाए। क्या लिखूंगा, देख इधर, लॉग टू द बेस 10 के बाय ए इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। करेक्ट है। लॉग ए बाय बी क्या होता है, लॉग ए बाय बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ये बन लॉग के टू द बेस 10 माइनस लॉग ए टू द बेस 10। वहाँ पर क्या रहेगा, बोल माइनस ई ए बाय 2.303 आर। ये अपॉन में जो टी है ना, इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, देख 1/t। चलेगा, चलेगा है ना। ये माइनस में है, वहाँ जाएगा तो प्लस। क्या आ गया, बोल लॉग के टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय 2.303 आर इंटू 1/t। ये माइनस में उधर गया तो प्लस लॉग ए टू द बेस 10। कौन से फॉर्मेट में दिख रही है इक्वेशन, टेल मी। y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। वही सेकेंड वाला ग्राफ बनाओ इसको।
वाई एक्सिस पे किसको लेने का है, log k टू द बेस 10, यानी वाई एक्सिस पे अपना रेट कांस्टेंट का लोगैरिथमिक फंक्शन आएगा। एक्स एक्सिस पे किसको लेने का है, टेम्परेचर का रेसिप्रोकल, टेम्परेचर नहीं क्या बेटा, टेम्परेचर का रेसिप्रोकल। अब आप इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्लोप बढ़ता हुआ रहेगा या कम होता हुआ, क्योंकि कैसा है, नेगेटिव। दिस विल बी द ग्राफ। तो आपने करना क्या है, अपनी रिएक्शन को अलग अलग टेम्परेचर पे करानी है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। टेम्परेचर 1 है तो रेट कांस्टेंट कुछ और रहेगा, यहाँ पर T1 रख दो, यहाँ पर K1 रख दो, एक पॉइंट मिलेगा। T2 K2 दूसरा पॉइंट, T3 K3 तीसरा पॉइंट, T4 K4 चौथा पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, 10 पॉइंट मिल गए समझ। सबको तुमने क्या कर दिए, ज्वाइन कर दी। क्या हो जाएगा सर इससे, क्या करने का था अपने को, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी थी। इन दोनों का आपने ग्राफ प्लॉट किया, आपको एक लाइन मिली। यू गाइस टेल मी व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप क्या है बोल, माइनस ई ए बाय आर 2.303 आर टी, सॉरी आर, आई एम सॉरी आर, ये इसका स्लोप है। तो आपने क्या किया, टेम्परेचर और के का ग्राफ प्लॉट कर दिया। ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपने उस ग्राफ का स्लोप निकाल दिया। स्लोप कैसे निकालते हैं आपको भी पता है, कोई भी 2 पॉइंट की मदद से आप निकाल सकते हैं। फिजिक्स में करते हैं हम लोग ये काम, यहाँ से एक पॉइंट ले लें, यहाँ से एक पॉइंट ले लें। ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो y2 रहेगा, ये वाला पॉइंट y1, ये वाला जो पॉइंट रहेगा x2, ये वाला पॉइंट x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपको क्या आ गया, स्लोप। जो भी स्लोप आया है उसको ये 2.303 r को ले जाके मल्टीप्लाई कर, और फिर माइनस इधर ले आ, जो वैल्यू आएगी किसकी रहेगी, एक्टिवेशन एनर्जी। समझा, इज इट वेरी मच क्लियर। तो प्रैक्टिकली लैब के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ऐसे डिटरमाइन किया जाता है। समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। पहले टेम्परेचर 1/T रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट रहेगा उसका लॉग टू द बेस 10। इन दोनों का क्या प्लॉट किया जाता है बोल, ग्राफ। 5-10 पॉइंट लेके ग्राफ प्लॉट किया जाता है, फिर उस ग्राफ का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से क्या निकाला जाता है, स्लोप, और फिर वो स्लोप को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस वहाँ लेके चले जाएंगे, क्या मिल जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। दिस इज हाउ वी डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफिकली। यही पूरा वो टॉपिक में आपको समझाया, ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। वहाँ पे आपको एक ग्राफ भी मिल जाएगा अगर आप देखोगे तो। मिला बेटा, आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ। अब एक और फार्मूला है जो आपको याद रखना है, एक लास्ट फार्मूला। कितने फार्मूले अभी तक, एक ये, दूसरा ये, और इसको यूज़ नहीं करते न्यूमेरिकल में, इससे यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं ये। अब एक और फार्मूला है, वो क्या फार्मूला है सर, अलग अलग टेम्परेचर दिया रहेगा, T1 T2, 2 टेम्परेचर दिया आपको, T1 T2, ठीक है ना, और दोनों टेम्परेचर पर K की वैल्यू दिया है, K1 K2, और आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना। क्या निकालना है बोल, एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैसे निकालते सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। तो एट टेम्परेचर T1, टेम्परेचर कितना है बेटा, T1, रेट कांस्टेंट की वैल्यू है K1, रेट कांस्टेंट कितना है बोल, K1। तो सब लोग ध्यान से देखिए, वाला फार्मूला क्या बनेगा, देखिए वाला फार्मूला क्या बनेगा, log टू द बेस 10, या फिर ये वाला नहीं, ये वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं, log k टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय 2.303 RT, साथ में लिख दूँ चलेगा ना, प्लस log a टू द बेस 10। ये फॉर्मूला है अपने पास। तो ये टेम्परेचर और ये K1 लिया मैंने, क्या हो जाएगा, ये log K1 टू द बेस 10 माइनस ई ए बाय 2.303 R, T की जगह क्या आएगा, T1, प्लस log a टू द बेस 10। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब टेम्परेचर को चेंज करते हैं हम लोग, टेम्परेचर को चेंज करते हैं, T1 की जगह T2 ले लो। एट टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा, K इज इक्वल्स टू K2, सही है। क्या हो जाएगा ज़रा ध्यान से देखना आप, फिर से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ, log K2 टू द बेस 10 माइनस ई ए बाय 2.303 R T2 प्लस log a टू द बेस 10। ये वैल्यू फिक्स रहती, चेंज नहीं होगी, ये भी फिक्स है, चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर को बदले तो K का वैल्यू बदला, इसको मिलता है इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाए आपस में कंबाइन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देख, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, दोनों को क्या करो बेटा, माइनस कर। LHS से माइनस होगा, RHS माइनस कर, log K1 टू द बेस 10 माइनस log K2 टू द बेस 10। यहाँ पर क्या बचेगा देख, माइनस ई ए बाय 2.303 RT1 प्लस log a, सही है। इसका RHS माइनस दूसरी इक्वेशन का RHS क्या है देख, माइनस ई ए बाय
2.303 RT2 प्लस log a to the base 10। करेक्ट है। अब वो जो दूसरा वाला पार्ट है उसके बाहर माइनस लगा है ना, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी ना। देख क्या हो जाएगा ये कैसा दिख रहा है, log a माइनस log b क्या होता है log a बाई b, तो ये बन जाएगा log टू द बेस 10 k1 बाय k2 इज इक्वल टू, वहाँ पर क्या बचा देख, माइनस ई ए बाय 2.303 RT1 प्लस log a टू द बेस 10, ये माइनस माइनस प्लस ई ए बाय 2.303 RT2 माइनस प्लस माइनस log a टू द बेस 10, कुछ दिख रहा है, log a टू द बेस 10 log a टू द बेस 10, प्लस और माइनस कैंसल, ये दोनों मत काट देना, बोले प्लस माइनस जुप जुप सेम नहीं है वो, इधर T1 है उधर T2 है, अलग है। हाँ कुछ चीज़ें सेम है, कौन सी, ई ए बाय 2.303 R दोनों में सेम है, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा देख, log टू द बेस 10 k1 बाई k2 इज इक्वल्स टू ई ए बाय 2.303 R को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से ई ए बाई 2.303 R कॉमन चलेगा, क्या बचा 1 बाई T2, इसमें प्लस में 1 बाई T2, यहाँ से ई ए बाई 2.303 R बाहर चलेगा, क्या बचा माइनस 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाए देख, ई ए बाय 2.303 R क्रॉस मल्टीप्लाई T1 इंटू 1 T2 इंटू 1 बीच में माइनस डिवाइडेड बाय T1 T2, ये ऊपर का इससे मल्टीप्लाई होगा और नीचे का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देख फाइनली फॉर्मूला क्या आता है, log k1 बाई k2 टू द बेस 10, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या बचा इधर, ई ए, इससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है ये ना, T1 माइनस T2 डिवाइड बाय 2.303 R T1 इंटू T2, दिस इज द लास्ट फार्मूला, ये इस चैप्टर का लास्ट फार्मूला, इसके बाद कोई फार्मूला समझा अच्छे से, इस फार्मूले पे, इस फार्मूले पे और इस फार्मूले पे, ये तीन फार्मूले पे न्यूमेरिकल आता, समझा अच्छे से, कराता कोई नहीं है, बोले इसमें से बोर्ड में नहीं आता छोड़ दो। जब सिलेबस रिड्यूस हुआ था ना तो ये वाला पूरा पार्ट रिड्यूस, कोलिजन थ्योरी से पूरा लास्ट तक रिड्यूस था, अभी तक नहीं आया इसका ये मतलब नहीं आगे नहीं आ सकता, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। 20 में सिलेबस आया, एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, 21 में सिलेबस रिड्यूस, 22 में सिलेबस रिड्यूस, तो वो रिडक्शन में ये चला गया था, यानी इस टॉपिक के ऊपर अभी तक पेपर कितनी बार हुआ है, खाली 2 बार, 23 में और 24 में। अब ये 2 बार नहीं आया तो 25 में नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है। तो अगर कोई आपको ये बोला ये पूरा टॉपिक मत पढ़ो बोर्ड में, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, यू नेवर नो, नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, तभी तो न्यूमेरिकल्स दिया है ना। सॉल्व एग्जाम्पल में 3 न्यूमेरिकल दिया है, एक्सरसाइज में जो 5 क्वेश्चन बचे हैं ना वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, 5 क्वेश्चन, तो ऐसे फुकट में दिया है, बोर्ड में आ सकता है, समझ में आ रहा है अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। तो ये 3 फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए, ठीक है, एक अरेनियस इक्वेशन का फार्मूला, ये कब यूज़ करना है, जब एक टेम्परेचर एक रेट कांस्टेंट की बात करेगा, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन में 2 टेम्परेचर 2 रेट कांस्टेंट दिख रहा है तब अरेनियस इक्वेशन का ये वाला फॉर्मेट नहीं यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे, log k1 बाई k2 इज इक्वल्स टू ई ए T1 माइनस T2 अपॉन 2.303 R T1 इंटू T2, समझ में आ रहा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। तो ये आपका फार्मूला कहाँ पर दिया, देख पेज नंबर 133 पे फार्मूला दिया हुआ है, मिला। अब उसके बाद आपको एक टॉपिक है ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और फिर नेक्स्ट पेज पे एक टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। सिर्फ ये 2 थ्योरी टॉपिक बचा है, थ्योरी चैप्टर की पूरी खत्म है। फिर सॉल्व एग्जाम्पल में 3 न्यूमेरिकल और अनसॉल्व में 5, ऐसे 8 न्यूमेरिकल बचे। ये पूरा लिख लो, ठीक है ना, टाइम बचा तो दोनों ग्राफ समझाता हूँ, ठीक है। यानी नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर फिनिश, 8 न्यूमेरिकल है खाली बस, अगर दोनों ग्राफ आज पढ़ा दिया तो। ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ देखेंगे सब लोग। देखो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ज़्यादातर रिएक्शंस का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो फास्ट हो जाता है। क्या बोला मैंने, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ज़्यादातर रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, फास्ट होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। आपने पेट्रोल डीजल वगैरह देखा है,
ये सब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तभी उसका कंबशन होता है ना, वो जलता है और एनर्जी मिलती है हमको। रूम टेम्परेचर पर अगर मैंने एक बर्तन के अंदर पेट्रोल को रखा है, जलेगा क्या वो? नहीं। इसी को जब हम लोग इंजन में भरते हैं, इंजन में जब ये पेट्रोल डीजल जाता है तो कैसे आता है? यहाँ से पेट्रोल आ रहा है, उसको बाहर से ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है, बाहर से हवा लेकर के ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद इंजन में छोड़ा जाता है। और यहाँ पे ऐसा रहती है पिस्टन। जब ये पेट्रोल और ऑक्सीजन का मिक्सचर इस पे आता है तो पिस्टन इसको दबाती है। दबाने से वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम। वॉल्यूम के कम होने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्या होता है बेटा? बढ़ता है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो जो पेट्रोल और ऑक्सीजन जो अभी तक रिएक्ट नहीं कर रहा था, अब क्या करने लगता है? रिएक्ट करने, और वो पेट्रोल या डीजल जल जाता है अंदर। और जलने के बाद जब वो जलता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी एनर्जी के से पिस्टन रिटर्न नीचे आता है और ये प्रोसेस ऐसे चलते रहता है। समझ में आ रहा अच्छे से? तो पेट्रोल नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं जल रहा था, हाई टेम्परेचर पर क्या हो गया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। एक एग्जांपल और देता हूँ। कोई भी खाने पीने का सामान, सब्ज़ी, कुछ भी हो, उसको हम लोग अगर घर में ऐसे ही बर्तन में रख करके ऐसे ही छोड़ देंगे एक आध दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो क्या होता है? वो सराउंडिंग के साथ रिएक्ट करके सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन उसका टेम्परेचर कम करके फ्रिज में रख दे तो ये जो रिएक्शन होने वाली है सराउंडिंग के साथ, जो उसको ख़राब करती है, वो रिएक्शन स्लो हो जाती है। बहुत टाइम बाद सड़ेगा वो, बहुत टाइम बाद ख़राब होगा। क्यों? टेम्परेचर कम कर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? तो ज़्यादातर जो रिएक्शंस होती है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? फास्ट होता है। अब ऐसा होता क्यों? उसको आपको एक ग्राफ के ज़रिए समझाएंगे। अभी ग्राफ बहुत समझने लायक है, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। वाई एक्सिस पर मैंने क्या लिया बेटा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिया है। क्या लिया है बोलो? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। और एक्स एक्सिस पे मैंने एनर्जी लिया। एक्स एक्सिस पर क्या लिया बेटा? एनर्जी लिया। अब इस एनर्जी में यहाँ पे कहीं वैल्यू है एक्टिवेशन एनर्जी की, इसकी बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। तो सब लोग ध्यान से देखना है। समझो टेम्परेचर था T1, टेम्परेचर कितना था? T1। अब मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है। फ्रैक्शन मतलब क्वांटिटी, परसेंटेज। तो मैंने देखा 10 जूल, एनर्जी कितनी बेटा? 10 किलो जूल। तो कितना फ्रैक्शन है? तो मैंने नोटिस किया फ्रैक्शन इतना कुछ है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट मिलेगा। फिर मैंने देखा एनर्जी 20 जूल, तो फ्रैक्शन थोड़ा बढ़ गया। एनर्जी 30 जूल, तो फ्रैक्शन और बढ़ गया। एनर्जी 50 जूल, फ्रैक्शन कम हो गया। तो ऐसे सारे पॉइंट्स को मैंने मिलाया तो मेरे को कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। इतनी एनर्जी के इतने मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे समझ वैल्यू है 0.3, यानी इतनी एनर्जी के 30% मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा अच्छे से? तो ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है भाई? इतनी एनर्जी के इतने मॉलिक्यूल है, इतनी एनर्जी के इतने मॉलिक्यूल है, इतनी एनर्जी के इतने मॉलिक्यूल, ऐसा। समझ में आ रहा अच्छे से? तो ऐसा कुछ मेरे को ग्राफ मिला है सम टेम्परेचर T1 पर। कितने टेम्परेचर पर बेटा? T1 टेम्परेचर पर। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, वो मॉलिक्यूल्स कौन से जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है? एक्टिवेशन एनर्जी का यहाँ पे ना, तो इससे ज़्यादा एनर्जी की अगर आपको मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन निकालना है तो आपको ये ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना। तो ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया आपको दिखा रहा है वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या है? ज़्यादा। अब मैं क्या करता हूँ? टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। टेम्परेचर को क्या करता हूँ? बढ़ा देता हूँ। तो समझ मैंने टेम्परेचर को T2 कर दिया, और ये T2 T1 से क्या है बेटा? ज़्यादा है। टेम्परेचर को बढ़ा दिया मैंने। तो फिजिक्स का एक बेसिक सा रूल है, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? बोल, बढ़ जाती है। तो देख, पहले सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स थे वो इतनी एनर्जी के थे। अब जो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल लेंगे उनकी एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या होती है? बढ़ती है। तो एक ग्राफ का पीक थोड़ा सा राइट में शिफ्ट होगा, यानी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा एनर्जी लेगी अब, क्योंकि टेम्परेचर हमने क्या किया है? बढ़ा दिया है। तो एक ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा। दिस इज हाउ यू विल गेट द ग्राफ। तो देख, पहले कम एनर्जी के ज़्यादा मॉलिक्यूल थे, अब क्या हो रहा है? ज़्यादा एनर्जी के ज़्यादा मॉलिक्यूल। ये T2 टेम्परेचर का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? बोल, T2 टेम्परेचर। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर है सर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। क्या किए थे? ग्राफ के नीचे का एरिया निकाले थे ना। फिर से ग्राफ के नीचे का एरिया निकालो। अब कौन सा एरिया आएगा? देख, ये ग्रीन वाला, देख रहे हो? कुछ नोटिस किए? टेम्परेचर बढ़ाने पर ये एरिया क्या हो गया? इंक्रीज। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। यानी अब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? फास्ट हो जाए। बस यही इस ग्राफ के ज़रिए समझाए, ख़त्म, और कुछ नहीं। समझा अच्छे से? लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, फटाफट आएंगे।
चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आओ। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट मिला। कैटलिस्ट किसको बोलते हैं बता? जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? फास्ट करते हैं। देख आपको एक रिएक्शन दिए 2 KClO3 + 3 O2 गिविंग 2 KCl मिला। अब इस रिएक्शन के एरो के ऊपर जो लिखा है MnO2 वो कौन है? कैटलिस्ट। बिना MnO2 के रिएक्शन कराओगे तो कैसी होगी? बहुत ही स्लो होगी। MnO2 यूज़ करने से रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट होगी। तो कैटलिस्ट ऐसा क्या करता है कि रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है? तो एकदम सिंपल है, ध्यान से सुनना। कैटलिस्ट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देता है। कैटलिस्ट क्या करता है बोल? एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को क्या करता है? कम करता है। वो एनर्जी बैरियर का डायग्राम बनाए थे, वही रिटर्न बना रहा हूँ मैं। देख ये एनर्जी, यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो जब बिना कैटलिस्ट के मैंने देखा ग्राफ कुछ ऐसा बना। बताओ एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? ये रिएक्टेंट, ये पीक, इसको मैं नाम देता हूँ EA। क्या नाम देता बोल? EA बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। जब कैटलिस्ट नहीं था उस वक्त की एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट के आने से क्या होता है? मालूम? ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। यानी अगर इसी रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को सेम टेम्परेचर पे आपने कैटलिस्ट के प्रेजेंट में कराया, तब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान से देखना, तब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। नोटिस कर रहे हो? अब बता एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, इसको मैं नाम देता हूँ EC। क्या नाम दे रहा बोल? EC बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट। तो नोटिस किया आपने ग्राफ को? कैटलिस्ट के आने से एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? तो समझ, पहले 10 मॉलिक्यूल थे, फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल, इसकी एनर्जी 2 जूल 2 जूल 2 जूल 2 जूल, ठीक है, 6 जूल 6 जूल 6 जूल 6 जूल, 9 जूल 9 जूल, ऐसा। अब समझ एक्टिवेशन एनर्जी 8 जूल है। कितने मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है? 2 मॉलिक्यूल्स के पास। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके हिसाब से रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने कैटलिस्ट ऐड किया, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो समझ एक्टिवेशन एनर्जी 8 से कम होकर के 4 हो गई। अब 4 से ज़्यादा ले कितने मॉलिक्यूल है? ये भी है 6 वाला, ये भी है 6 वाला, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ गई। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। समझा? तो कैटलिस्ट के ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, जिस वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से किस में बदलने लग जाते हैं? प्रोडक्ट में बदलने लगते हैं। ये चीज़ को आपको ग्राफ के ज़रिए भी समझाया और एक वैल्यू भी दिया आपको। देख इस वाले ग्राफ के नीचे ना आपको एक रिएक्शन दिए 2H2O2 गिविंग 2H2O + O2 मिला एट रूम टेम्परेचर। जब रूम टेम्परेचर रहेगा तो बिना कैटलिस्ट के, यानी जब कैटलिस्ट नहीं है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है बेटा? देख 76 किलो जूल मिला, 76 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब उसमें आयोडीन माइनस नाम का एक कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं, कितनी हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी? 57 किलो जूल पर मोल। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई। ज़्यादा मॉलिक्यूल के पास अब एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी, है कि नहीं? तो ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ है? फास्ट। यही जो मैंने अभी उंगली के ज़रिए समझाया, इसी चीज़ को उसने ग्राफ के ज़रिए समझाया। तो जो लास्ट ग्राफ आपको दिया हुआ है, समझ, सब लोग ध्यान से देखना। ये मैंने वाई एक्सिस लिया। क्या है वाई एक्सिस पे? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या है बेटा बोल? जिसको उसने DN/N करके लिखा है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल, कितने कम मॉलिक्यूल, है ना। और एक्स एक्सिस पे उसने लिया बेटा एनर्जी। एक्स एक्सिस पे क्या लिया बोल? तो जब कैटलिस्ट नहीं था उस वक्त की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी? EA। अब मैं बनाता हूँ ग्राफ, तो ऐसा कुछ ग्राफ मिलता है ना अपने को। टेम्परेचर एक ही रख रहा हूँ, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा। तो समझ ये T1 वाला टेम्परेचर है, तो T1 वाला टेम्परेचर, ये ग्राफ मेरे को मिला। एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ है? यहाँ पे है ना बेटा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है? आप क्या करोगे? एरिया निकालोगे ना। कौन सा एरिया? ये। सर इतने मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी। अब मैंने क्या किया? कैटलिस्ट ऐड कर दिया। कैटलिस्ट ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी पहले यहाँ थी, अब आगे जाएगी या पीछे आएगी? पीछे आएगी, कम हो रही है ना। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पर आएगी? देखिए यहाँ पे कहीं आएगी, EC। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब मैं पूछ रहा हूँ कितने मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी? आप क्या करोगे? एरिया निकालोगे। कौन सा एरिया? देखिए वाला, देख रहे हो? ब्लैक वाला एरिया ज़्यादा है, ग्रीन वाला। यानी जब कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। यहाँ पर ये चैप्टर की पूरी थ्योरी क्या हो जाती है बेटा? फिनिश। अब सिर्फ 8 न्यूमेरिकल बचे। 3 न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जाम्पल में, 5 न्यूमेरिकल अनसॉल्व में, एक्सरसाइज में। और वो उन्हीं 3 फॉर्मूले पे जो अभी हमने किए थे इससे पहले। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो 8 न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। चैप्टर क्या हो जाएगा बोल? फिनिश हो जाएगा।
अब सब लोग ध्यान से सुनो ज़रा मेरी बात। कल सैटरडे सरफराज सर लेक्चर लेंगे, परसों संडे है, मैथ्स का लेक्चर होगा और बायोलॉजी का लेक्चर होगा। बायोलॉजी रशद सर करेगा, रशद सर संडे को ही लेंगे बायोलॉजी, क्योंकि उनका कॉलेज है बाकी पूरा टाइम, ठीक है ना। तो संडे को मैथ्स का लेक्चर भी होगा, बायो का भी लेक्चर होगा, रोना गाना नहीं, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा पढ़ लो चलेगा, तुम्हारा ही फ़ायदा उसमें, ठीक है ना। अब मंडे के दिन 15 तारीख को, अच्छा मैथ्स का एक ही लेक्चर लूँगा मैं, 2 लेक्चर नहीं लूँगा, बाद में 2 लेक्चर लूँगा मैथ्स का, 2 लेक्चर मैथ्स का, 1 लेक्चर बायो का, ठीक है ना। इस संडे में मैथ्स का एक ही लेक्चर लूँगा, उसके पीछे रीज़न है, ज़रा ध्यान से सुना। कल सरफराज सर का लेक्चर रहेगा, संडे को 1 लेक्चर मैथ्स का रहेगा और 1 लेक्चर बायो का रहेगा। मंडे के दिन 15 तारीख को 3 घंटे में से 1 घंटा आपका टेस्ट होगा मैट्राइसिस का। किसका? मैट्राइसिस का टेस्ट होगा। और बचे हुए 2 घंटे में हम लोग इसके 8 न्यूमेरिकल करके चैप्टर क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो मंडे को यानी कितनी तारीख को बेटा, 15 ना, 15 तारीख को, 15 जुलाई को आपका मैट्रिक्स का टेस्ट है। अब मैंने ये आपको पहले ही पढ़ के रखने बोला था, तो ये मत बोलो सर एक दिन में कैसा पढ़ेंगे, पहले ही पढ़ के रखने बोला, ठीक है ना। फिर 16 को मैथ्स का लेक्चर होगा, 16 मैथ्स का लेक्चर रहेगा, क्योंकि संडे को एक ही लेक्चर ले रहा हूँ ना मैं। तो 16 को मैथ्स का लेक्चर रहेगा, 17 को आशूरा है, छुट्टी रहेगी आपकी, 17 को छुट्टी नहीं रहेगी। और 18 तारीख को आपका ऑसिलेशन का टेस्ट है। 17 का पूरा दिन तुम्हारे पास फ्री रहेगा, ना कॉलेज रहेगी ना क्लास रहेगी। बाहर निकल के क्या करोगे, ताजी और सवारी देखोगे, ऐसा लाफा मारूंगा घर में बैठे चुपचाप, है कि नहीं। नमाज़ पढ़ो उतना काफ़ी है तुम्हारे लिए, बाहर निकल के खुराफात में हिस्सा मत लो, ठीक है ना। घर के अंदर रहो। नहीं सर मैं तो लाली पाउडर लगा करके मेला देखने जाती, बहुत खुशी का दिन है ना, बहुत खुशी का दिन है वो, इसीलिए लाली पाउडर और फाउंडेशन लगा के हम लोग जाते हैं मेला देखने, बो 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 ऐसा पीपरी बजाते हाथ मार के, है ना। हाँ पै पै पै, बहुत खुशी का दिन था उस दिन, है ना। किसी की शादी भी हुई थी ना उस दिन, इसलिए हम लोग जश्न मना रहे। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, शर्म, है ना। अपने आप को मुसलमान बोलते हैं हम लोग, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी जो लोग थे, जिनको आप सल्लम अपने दिल का टुकड़ा बोलते थे। हदीस के जुमले है, हुसैन मिन्नी और मिन्नी हुसैन, ये हदीस का जुमला है।